गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द फ्यूचर कोचिंग में आपका स्वागत है। हम कोचिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि भाई जितना भी हमारा सिलेबस है वनडे एग्जाम हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब उस वनडे एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा आता है किसका? हिंदी का। ठीक, हिंदी का जो एक हमारा सिलेबस है वो एक ऐसा सब्जेक्ट या आप सिलेबस कह सकते हैं कि जिसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने की पूरी पूरी आशंका होती है। ठीक, कभी हमने ये सुना है जब हम 12th तक पढ़ते हैं कि हिंदी में कभी पूरे मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते हैं। लेकिन जब भी आप ग्रामर पोर्शन को पढ़ते हैं, इसके व्याकरण पार्ट को पढ़ते हैं, तो उसमें कभी भी एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं होती। क्लियर है बात? चलिए, अब थोड़ा सा क्या है कि हम हिंदी में सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़ें कि जिससे हमारा जो एग्जाम है वो एग्जाम बेस्ड हमारे जो नंबर है वो हमारे पूरे पूरे हमें मिल जाए। ठीक, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है ना। हम इसका जो यूज है अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि सिलेबस आखिर है क्या। सबसे पहली चीज आ जाती है कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, अक्षर कितने हैं, है ना। हमने वर्णों को दो भाग में बांटा गया है कि भाई कुछ तो हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए, और कुछ हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन को हम कह देते हैं वर्ण। ठीक है, ये वर्ण हो गए, वर्ण सारे हो गए। वर्णों को अलग अलग डिवाइड किया गया है कि भाई ये स्वर हैं, ये व्यंजन हैं, ये हमने मिक्स करके बना दिए, है ना। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, वर्ण हो गए। केवल जिन्हें हमने क्या कह रहे हैं, हम उसको शब्द नहीं कह सकते, हम केवल उसको क्या कह रहे हैं, वर्ण कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, अकेला है, उसको मिला के एक प्रॉपर शब्द बनाया जाएगा। ठीक है, वर्ण का उच्चारण होगा और उसकी वर्तनी होगी। उच्चारण और वर्तनी से आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि अगर हमने अ बोला है तो उसको कैसे बोलना है। ए है, ए कुछ कहेंगे, ए पे अनार, आ पे आम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अ आ ई उ ऊ, तो ये उसमें किसमें हो गई, मात्राओं का ज्ञान थोड़ा सा, और उसी को हम उच्चारण में ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शब्द भेद। हमने देखा होगा कि हिंदी के अंदर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में अलग आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये शब्द गलत है, हम कह रहे हैं शब्द सही है ना। तो उसी बेसिस पे सबसे पहले शब्दों को हमने बांट दिया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि तत्सम क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों को अशुद्ध उच्चारण करते हैं, है ना। कुछ शब्दों को हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, हमें नहीं पता होता कि भाई हमने जैसे कह दिया रेल है ना। हमें पता है रेल है, रेल में रेल RAIL भी लिखा जाएगा और रे ए ले भी लिखा जाएगा, है ना। दोनों शब्द हो गए। अब दोनों में सही क्या है, हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है। हमने रेल को ये भी लिख दिया और हमने रेल को ये भी लिख दिया। अब एक तरह से देखा जाए तो ये केवल इसका उच्चारण है, प्रॉपर हिंदी शब्द इसका नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पोर्शन में यही सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि हमारा तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज कौन सा है, विदेशी कौन सा है। देशज और विदेशी नाम से ही पता चल जाते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बना दिए, विदेशी शब्द ऐसे हो गए जो हमने थोड़ा सा मिक्स करके बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जैसे वेल नॉन चीजें हैं, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द का कई अर्थ हो जाना। सूरज है, हम उसको रवि भी कहते हैं, है ना, उसको हमने सूर्य भी कह दिया है ना। चंद्रमा है, हमने उसको चंद्र कह दिया है, चांद कह दिया है। तो बहुत सारे एक ही शब्द के जब अनेक शब्द हो जाते हैं। विलोम शब्द, एक शब्द है उसका उल्टा शब्द क्या होगा, वो उसका क्या हो जाते हैं, विलोम शब्द। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आपको याद करने होते हैं, है ना। अब उसकी एक ट्रिक या टेक्निक हम तभी बताते हैं जब हम इनको क्या करवाते हैं, याद करवाते हैं कि किस तरह से इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं या याद इन्हें रख सकते हैं। क्लियर है? अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक यानी कि एक ऐसे शब्द जिनका क्या है, अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया कि भाई किसी हमने शब्दों को जोड़ा और उसका कोई एक अर्थ निकाला, है ना, वो क्या हो गए, अनेकार्थक। समोच्चारित, समोच्चारित का मतलब होता है कि मीनिंग अलग अलग हो गया, एक शब्द का मतलब कई हो गए, लेकिन समोच्चारित में क्या हुआ कि भाई मीनिंग तो एक अलग अलग हो गए,
है ना, लेकिन उसका उच्चारण जो हुआ वो बिल्कुल एक जैसा था, उच्चारण बिल्कुल एक जैसा था। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का मतलब होता है कि जितना भी हमने पूरा एक वाक्यांश बना दिया, ठीक है, उसके लिए हम क्या एक एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन पे अगर हम चले तो वहां पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ठीक, इन सब की डेफिनेशन आती है ना, बचपन से याद करते आ रहे हैं, 6th क्लास से 7th क्लास से, कि संधि क्या है, समास क्या है, संज्ञा क्या है ना। किसी भी पर्टिकुलर चीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो संज्ञा है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हम किसी मैं, तुम, मैं पर का हम इस्तेमाल करते हैं तो सर्वनाम है। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। वचन क्या है, चीज एक है, एक से ज्यादा है, एक वचन है, दो वचन है, ठीक है। कारक, कारक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे शब्द जिनको हम क्या करें, जोड़ें, और जोड़ के अपने पूरे एक वाक्य को पूरा करें, वो हमारे क्या हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं। अब कारक पर्टिकुलर कर्ता के लिए काम कर रहा है, कर्म के लिए काम कर रहा है, संबोधन में काम कर रहा है, तो वो कारक क्या हो गए, अलग अलग डिवाइड हो गए। ठीक है। विशेषण, ठीक है, विशेषण क्रिया, काम क्या कर रहे हैं, काल समय क्या है, उपसर्ग शब्द को पहले बनाने के लिए हमने क्या लगाया, प्रत्यय बाद में क्या ऐसा जोड़ा कि जिससे हमारा जो शब्द है वो पूरा हो गया। संधि, दो शब्दों का योग जिसमें दोनों का अर्थ या तो अलग अलग हो या अपने आप में वो अपने आप को शब्द क्या करता हो, पूरा करता हो, या वो अपने आप को वो वर्ण पूरा करता हो। ठीक है। संधि समास, समास भी ऐसे ही। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अशुद्ध और शुद्ध। एग्जाम के, वनडे एग्जाम के पोर्शन से देखा जाए तो ये सिलेबस मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया विद रिवीजन, विद मोर टाइम रिवीजन, आपका जो एग्जाम है हिंदी के पोर्शन का, वहां पे आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलिए हम ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, है ना, आजकल ये एक नीड हो गई है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ लें। ठीक है, पढ़ लीजिए, लेकिन हम लोग ऑफलाइन में और ऑनलाइन में ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है बच्चों के दिमाग में, ये बहुत क्वेश्चन है ना। ऑफलाइन में जाके हम क्या करेंगे, ऑफलाइन में आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन करेंगे हमारे साथ, है ना। ऑनलाइन में आप क्या करेंगे, चलिए आपने लाइव क्लास भी ज्वाइन कर लिया, आई एम सेइंग जैसे आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास आल्सो, बट लेकिन इसका क्या होगा, इसका ड्रॉबैक आ जाता है ना। सीधी सी बात है, जब आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब आप पढ़ने बैठेंगे, आपने ऑनलाइन क्लास चला ली, आज मैं बिल्कुल मूड बना के बैठा हूँ या बैठी हूँ कि मुझे पढ़ना है, ठीक, आप क्या करेंगे, नेट ऑन करेंगे सबसे पहले, है ना। अब नेट ऑन करते ही फोन में क्या होगा, आपके 10 तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आपने 1 घंटे की क्लास थी, आपने उसमें पूरे कम से कम आपने अपने 20-25 मिनट अपने नोटिफिकेशन में लगा दिए, आपने शुरू के 15 मिनट अवॉइड कर दिया। ये बिल्कुल रियल फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको कि आपने शुरू के 15-20 मिनट आपने क्या कर दिया, बिल्कुल अवॉइड कर दिया कि मुझे देखना ही नहीं है किसी नोटिफिकेशन को, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि अभी क्या करेंगे कि हाँ चलो थोड़ा सा देख लेते हैं ना, फिर पढ़ लेंगे, ये तो क्लास कहाँ जा रही है, ये तो यहीं रहेगी, है ना, फिर से ओपन करके देख लेंगे या देख लूंगी, ये तो कहीं नहीं जा रहा ना, ये तो यहीं रहना है ना। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में बैठे हैं, टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप थोड़ा सा झिझकेंगे कि फोन निकालूं या नहीं निकालूं। निकालेंगे तो जो सामने आपको पढ़ा रहा है वो आपको 1% जरूर टोकेगा कि आप फोन मत निकालिए, रख दीजिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। वो आपको पढ़ा भी रहा है, आपका रिवीजन भी करवा रहा है, तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपने जितना पढ़ा है और जितना आपको रिवीजन करवाया गया है वो आपने बिल्कुल वहीं पे कांस्टेंट होके पढ़ा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं या हम दे रहे हैं या हम क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ने बैठ रहे हो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आप बैठ के पढ़िए, लेकिन ऐसा फोन के साथ बहुत कम केसेस में हो पाता है ना। उसके लिए आपके माइंड का इतना ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है कि आप इस चीज को बिल्कुल निकाल दें कि मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर पाते।
सो जो ऐसा कर पाते हैं उनके लिए बेस्ट है, नहीं कर पाते हैं उन्हें ऑफलाइन में आना चाहिए, अगर उन्हें लाइफ में ये एग्जाम क्रैक करने हैं तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल देखने में करेक्ट लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धि, कुछ ना कुछ गलत चीजें जरूर होती हैं। उनको हमें कैसे ठीक करना है, नीचे हमको ऑप्शन दे दिया जाता है, बताइएगा इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सही है ना। तो वो चीजें हम किस में पढ़ते हैं, जो हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को करते हैं। अशुद्ध वाक्य हमको दे दिया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक, एक 6 से 7th 11th 10th तक के लेवल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आपको रीअरेंज करने के लिए दे दिया जाता है ना। वहां आपने क्या किया कि वहां पे जहां पे सेंटेंस था मुझे घर जाना है, तो आपको सेंटेंस एग्जाम में लिख के दे देंगे कि घर जाना मुझे है। ठीक है, वो कहेंगे इसको शुद्ध करके लिखिए, आप उसे एक सीरियल में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अशुद्ध का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ वाक्य को या कुछ ना कुछ शब्द को गलत लिखा गया है, वो आपको ढूंढना होता है। नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, फिर आप उन्हें चेक करोगे, ये सारी ग्रामर फिर उसमें यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मुहावरे और कहावतें। ये तो सभी जानते हैं कि भाई जब हम किसी को टोंट करने के लैंग्वेज में या किसी को अप्रिशिएट करने के लैंग्वेज में कुछ अच्छा सा या कुछ बुरा सा कहना चाहते हैं तो वहां पे कहावतें आ जाती है ना। कहावतें कैसे कि अगर मान लो कोई भाग गया है तो हम कह देते हैं उसको कि देखा कैसे 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब वहां कुछ नहीं था, लेकिन हमें पता है 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना, है ना। तो वो कहावतें वहां पर आ जाती है। किसी को डांस करना नहीं आता है लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि नहीं मैं डांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो हैं हमारे आसपास में लोग, वो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, नाचना तो आता नहीं है लेकिन बहाने बनवा लो इनसे। उसके लिए एक कहावत कह दी गई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हर मुहावरे का, हर कहावत का एक अर्थ होता है ना। कहावत अलग चीज है, मुहावरा अलग चीज है। दोनों को कभी भी मिक्स मैच मत कीजिएगा, उनको कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये भी मुहावरा ये कहावत है, दोनों में फर्क होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है चिन्हों का प्रयोग। जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसमें कई तरह के चिन्ह आते हैं, जैसे हमारा पूर्ण विराम आ गया, है ना, कोमा आ गया, बहुत सारे शब्दों का हम इसमें, फुल स्टॉप आ गया, बहुत सारे शब्दों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो शब्द हैं ये एक तरह से हमारे एक्सप्रेशन को, हमने कहाँ पे पोज दिया, कहाँ पे हमने बात को खत्म किया, या कहाँ पे हमने अपनी बात को एक्सप्रेस किया, है ना, उन सारे चिन्हों का इस्तेमाल जो है वो वहीं पे किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि हाय राम ये क्या हो गया, है ना, तो वो हाय राम वाली फीलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसे इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, जब चिन्ह पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। हमने बात खत्म कर दी, हमने क्या कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया, या हमने पूर्ण विराम कर दिया। हिंदी में पूर्ण विराम हम नहीं लगाते हैं, सॉरी, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप कम लगाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फुल स्टॉप का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक, तो वहां पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया, पूर्ण विराम लगा के अपनी बात को वहां पे हमने खत्म कर दिया। हमें डिवीजन करना है दो चीजों का, है ना, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, रस लिखा, छंद लिखा, अलंकार लिखा, मैंने कॉमा लगा दिया, तीनों अलग अलग। ठीक है, ये चिन्हों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार तीनों अलग अलग चीज, ये हमारे भाव, हमारे वाक्य के भाव को, हमारे भावों को व्यक्त करते हैं, है ना। अब अलंकार है, बहुत सारे हो गए, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, कुछ बातों को दुख के साथ बोलना या खुशी के साथ बोलना, ऐसी बातें सारी, वो सारी किस में आ जाती हैं, अलंकार में आ जाती है ना। रस में क्या हो गया, हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, जैसे बहुत ज्यादा उत्साह वाली बात है, तो उसमें हम चीजों को एकदम, जो हमारे गूज़बम्प आ जाएं इस तरह से, ना, रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ बातें होती हैं, कुछ एकदम हमारे जो सैडनेस वाली बातें होती हैं, उन सबको इन तीनों चीजों में हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कि किस तरह से हमने किस रस को यूज किया या कौन सा रस हमारी बात में यूज हुआ। लेखांश,
लेखांश और उसके प्रश्न उत्तर तो आप जानते हैं कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसमें से जो क्वेश्चन आंसर नीचे दिए हुए होते हैं उनका आंसर आप उस पैराग्राफ में से निकालते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप उस पैराग्राफ में से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक हिंदी का सिलेबस होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब बच्चों को ये लगता है कि इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको पढ़ेंगे कैसे। हमें एक चीज पता है कि भाई अगर हम किसी भी चीज का रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो एक स्टूडेंट के लिए और एज वेल एज एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम कह तो देते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लेकिन रिवीजन करते कितने लोग हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। आपने एक क्लास को यहाँ पे हमारा पढ़ाने का तरीका या हम जिस तरह से भी बच्चों को हम बताते हैं या मैं आप लोगों को भी करवाऊंगी ये सारी चीजें, तो मेरा एक सिंपल सा मेथड ये रहेगा कि मैंने आपको जो भी चीजें करवाई, करवाने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट देके उस पूरी चीजों को क्या करवाना, दोबारा से रिकॉल करवाना है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वो सारी चीजें आपसे, आप ही के सामने, अपने सामने एक एक चीज को आपसे पूछना। उससे क्या होगा, उससे आपका रिवीजन स्किल बढ़ेगी, है ना। क्योंकि जब आप एक कंपटीशन में आते हैं ना तो आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, आप एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, आपको फील होने लगता है कि यार इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, है ना, तो आप खुद से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक। और दूसरी बात, जब आपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे एग्जाम क्रैक करना ही करना है, तो करना ही करना है, तो आपको रिवीजन मस्ट रखना पड़ेगा और वही रिवीजन हम आपका मस्ट रखवाएंगे। क्लियर। आज की क्लास में, ये इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही, बाकी की क्लासेस हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।